नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल वैष्णव अपने YouTube चैनल मेरी किशोरी जी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बच्चों का एक डाउट बहुत कॉमन चला आ रहा है इस 5 नंबर को लेकर के कि क्या है ये 5 नंबर का सिस्टम, किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे। और एक चीज़, ये फैमिली आईडी वाला बड़ा ऐसा सिस्टम फंसा दिया है गवर्नमेंट ने कि पता नहीं, बच्चों के लिए एक बड़ी पजल खड़ी कर दी है। और एक चीज़ और इसमें कि विवाहित लड़की किसकी फैमिली में काउंट होगी, ये बड़ा इशू चला हुआ है। तो आज ये सारे डाउट, जितने भी डाउट हैं आप लोगों के, किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, फैमिली आईडी की क्या है, और 5 नंबर का ओरिजिनल में हकदार कौन है, किसको मिलने चाहिए किसको नहीं मिलने चाहिए, तो इन सब के डाउट क्लियर करने के लिए आप लोगों के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाई है। तो जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और साथ के साथ में इस जानकारी को शेयर भी कर देना, क्योंकि ये जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए है। क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है कि अगर ये किसी को 5 नंबर का बड़ा सवाल है, अगर कोर्ट इनको इशू कर देता है और बच्चों को मिलते हैं, तो 5 नंबर से गवर्नमेंट जॉब आ भी सकती है और 5 नंबर से जा भी सकती है। तो चलिए, इससे पहले हम आप लोगों को ये दिखाते हैं सोशियोनॉमिक्स के बारे में। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी बेईमानी मत किया करो। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके ये जानकारी जुटाई है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए, अब बताते हैं आपको आपका ये फंडा 5 नंबर का। तो दोस्तों देखिए, ये नोटिफिकेशन था जो हरियाणा सरकार की तरफ से 5% के लिए दिया गया था कि 5% के हकदार कौन से व्यक्ति होंगे। तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। चलो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये आप यहाँ समझना, इसमें पॉइंट दे रखा है। देखिए, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न सामाजिक आर्थिक मानदंड पूरा करने वाले उम्मीदवारों को सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए 5% अधिमान दिया जाएगा। तो 5% का अधिमान कैसे दिया जाएगा वो आप समझिए। आवेदक, अब यहाँ पढ़ना 4.1 को, जो हरियाणा का मूल निवासी है 5% अधिमान का हकदार होगा, बशर्ते कि वह, अब यहाँ पर समझिए 5% अंक उसके लिए हैं जो हरियाणा का मूल निवासी है। आगे देखिए, न तो स्वयं न ही उसके परिवार में से कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी है या फिर था या रहा है तथा। अब समझना बात को, यहाँ पर आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, कारोबार, व्यवसाय इत्यादि से परिवार की सकल वार्षिक आय केवल 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। टिप्पणी 1 ये पढ़िए, समझिए। अभी इसकी पुष्टि परिवार पहचान पत्र के डाटा से की जाएगी। अब जो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे वो हमारी फैमिली जो आईडी है पीपीपी के आधार पर दिए जाएंगे। उसमें क्या कंडीशन है? कंडीशन उसमें ये है कि न तो स्वयं और ना ही उसके परिवार में से कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार के या अन्य किसी पद पर नहीं होना चाहिए है। दूसरा, आवेदन वर्ष से पूर्व, उससे पहले वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, कारोबार, व्यवसाय इत्यादि के परिवार की सकल वार्षिक आय केवल 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए है। अब इसमें आप देखेंगे, आगे देखिए, इसकी पुष्टि परिवार पहचान पत्र के डाटा से की जाएगी। टिप्पणी 2, इस उपखंड के प्रयोजन के लिए परिवार की परिभाषा निम्न अनुसार होगी। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस चीज़ को समझने के लिए, वो ये है कि परिवार की परिभाषा क्या है। अब उसके लिए परिवार की परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। इस परिवार की परिभाषा के आधार पर अगर आपके अगेंस्ट कुछ भी होता है या उसके इस भाषा के, इस लैंग्वेज के, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सरकार काम नहीं करती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। क्या है परिभाषा? देखिए, पुरुष उम्मीदवार से अभिप्राय है, अगर कोई व्यक्ति मेल है मतलब पुरुष है और वो फॉर्म भरता है तो उसका अभिप्राय क्या है? स्वयं आवेदक जिसने फॉर्म भरा है, उसका पिता, माता, पत्नी, अविवाहित भाई,
या कोई भाई ज़्यादा होंगे या फिर पुत्र या फिर उसके पुत्र एक से ज़्यादा हों। ये 4-5 चीज़ें इंडिकेट करी गई हैं, या तो खुद उम्मीदवार, उसके पिताजी, माता, पत्नी, अविवाहित भाई और पुत्र। समझना यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर अगला पॉइंट है अविवाहित महिला उम्मीदवार। अब यहाँ पर कोई अगर लड़की अविवाहित है और वो फॉर्म भरती है तो उससे अभिप्राय क्या है? स्वयं आवेदक, मतलब वो खुद अविवाहित लड़की, उसका पिता, माता तथा अविवाहित भाई। ये है अविवाहित महिला के लिए। उसके बाद विवाहित महिला उम्मीदवार से अभिप्राय क्या है? जिस लड़की की शादी हो चुकी है उसके लिए वो स्वयं खुद, उसका पति, ससुर, सास, अविवाहित देवर, जेठ तथा पुत्र या पुत्रों में से कोई भी। तलाकशुदा के लिए क्या है? महिला उम्मीदवार से अभिप्राय है स्वयं आवेदक, जिसका तलाक हो चुका है वो महिला खुद, उसका पिता, जहां पर मतलब वो शादी करके गई थी उसके ससुराल पक्ष में नहीं, अब उसके मायके पक्ष की बात है, माता, अविवाहित भाई और पुत्र और उसके पुत्रों के लिए 5% अधिमान के हकदार होंगे। अच्छा, अब यहां पर आप एक चीज समझिए, ऊपर ये जो ऊपर चीज दी गई है मेल पुरुषों के लिए, अब यहां पर एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर आवेदक की सिस्टर मतलब बहन के लिए कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। पहली कंडीशन ये है कि अगर किसी के घर में उसकी बहन अविवाहित हो या विवाहित हो, उसका मैटर यहां पर नहीं है। पुरुष उम्मीदवार का सिर्फ इतना है कि उसका पिता, माता, पत्नी, अविवाहित भाई और पुत्र। अगर लड़की का तलाक हो जाता है तो फिर वो अपने मायके पक्ष में काउंट होगी, ये ध्यान रखना। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये था कि लड़की की शादी हो चुकी है तो वो किधर गिनी जाएगी, तो उसके लिए अब यहां पर आप पढ़ लीजिएगा ढंग से, ध्यान से। अगर लड़की की शादी कर दी है तो वो अपने मायके पक्ष में काउंट नहीं होगी, वो लड़की अपने ससुराल पक्ष में काउंट होगी। यहां पर लिखा हुआ है अगर अविवाहित महिला है तो वो खुद, उसके पिता, माता और अविवाहित भाइयों में काउंट होगी, और अगर वो विवाहित है तो उसके आवेदक का ससुर, पति, सास, अविवाहित जेठ, देवर और उसके पुत्र, ये काउंट होंगे। तलाकशुदा अगर तलाक हो जाता है तो खुद वो आवेदक, उसके पिता, माता, मतलब कहने का है कि वो अपने मायके पक्ष में ही काउंट होगी। ये है 5 नंबर के लिए कि अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है किसी की लड़की गवर्नमेंट जॉब में है बाई चांस, तो क्या रहेगा? वो अपने मायके पक्ष में काउंट नहीं होगी, चाहे वो विवाहित हो चाहे वो अविवाहित हो, वो अपने मायके पक्ष में काउंट नहीं होनी है। तो यहाँ पर जिन बच्चों का डाउट ये था कि हमारी सिस्टर या बहन गवर्नमेंट जॉब पर है और हम उसके लिए क्लेम करें या ना करें, तो आप कर सकते हैं। सिस्टर का इसमें कोई भी विवरण नहीं है। आगे देखिए, अब यहां पर कुछ चीजें और दी गई हैं, उनका देखिए एक बार। यदि आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होते हुए विधवा है या प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो, तब भी वो हकदार है। उसके बाद प्रथम या द्वितीय बालक है और आवेदक की 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई हो, उस कंडीशन में भी वो हकदार है 5 नंबर के लिए। तो परिवार पहचान पत्र या विनिष्ट प्रोफार्मा के समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र में प्रविष्टों के अध्ययन 5% अधिमान का हकदार होगा। अब उनके लिए थोड़ा और आगे देखिए, यदि आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होते हुए ऐसी अन्य अधिसूचित जनजाति, विमुक्त जाति और टापरीवास जाति या राज्य की घुमंतु जनजाति संबंधित है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है, 5% अधिमान का हकदार होगा। आगे देख लीजिए, यदि 4.4 यदि आवेदक हरियाणा का मूल निवासी है तो उसे हरियाणा सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण के समान उच्चतर पद पर प्रत्येक 1 वर्ष और उसके अनुभव के 6 मास से अधिक भाग के लिए आधा प्रतिशत अधिमान है। 6 मास से कम की किसी अवधि या 8 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनुभव का कोई अधिमान नहीं दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? तो वहां पर
अधिकतम 4% का अधिमान रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए अन्य शर्तें, यहां देखिएगा 5वें नंबर पर, किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में सामाजिक आर्थिक मानदंड तथा अनुभव के लिए कुल 5% से अधिक अधिमान नहीं दिया जाएगा। तो 5 से ज़्यादा किसी को नहीं मिलेंगे। उसके अलावा पॉइंट 2, हरियाणा सरकार के अधीन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य भर्ती अधिकरण निकाय द्वारा अधिमान ग्रुप ग या घ के पद के लिए नियुक्ति हेतु जीवन काल में केवल एक बार दिया जाएगा। देखिए वो सिर्फ एक बार के लिए रहेंगे जो 5 नंबर हैं। उसके अलावा यदि व्यक्ति स्वयं या उसका पारिवारिक सदस्य अधिमान के लाभ सहित या के बिना एक बार चयनित हो जाता है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को उसकी या किसी अन्य पद जिसके लिए पैरा 4.1 नीचे टिप्पण 2 तथा परिभाषित पारिवारिक सदस्य द्वारा आवेदन प्रयुक्त किया गया है पर चयन नियुक्ति के लिए अधिमान हेतु विचारा नहीं जाएगा। तो देखिए इसमें अलग से कोई चीज़ ऐसी नहीं दी गई है। तो ये तो था भाई पीपीपी के लिए कि 5 नंबर किस आधार पर मिलेंगे। अच्छा, एक कंडीशन ये है कि बाहर के बच्चों ने फॉर्म भर रखा है जो अदर स्टेट हैं, तो अदर स्टेट के लिए इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है कि उसको अलग से 5 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। अब बात रही कि भाई ये कि जो ये पीपीपी है ये कब काउंट होगी। देखिए वैसे तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, इसमें दिया गया था इधर, अब इसमें कोई डेट दी नहीं गई है, वैसे मैं बता देता हूं उसके बारे में आपको कि इसमें वित्तीय वर्ष 2021, 22 और 23, 2022 और 23 वर्ष के लिए, मतलब 2022 और 2023 की पीपीपी का रिकॉर्ड देखेंगे कि उस टाइम पर ये कितने उनकी फैमिली इनकम थी। अब फैमिली इनकम का सरकार का वैसे तो कोई पुख्ता काम है नहीं, बीच में अपने नियम चेंज करेंगे तो इनका भगवान ही जाने। लेकिन अब या तो ये जिस टाइम पे फॉर्म भरे गए थे उस टाइम की पीपीपी उठाएंगे और या फिर अब ये लास्ट में ये कभी कभी उठा सकते हैं। बाकी इसके आधार पर नहीं बताया जा सकता है, ये तो भैया हरियाणा गवर्नमेंट ही क्लियर कर पाएगी अच्छे से कि ये किस वर्ष की आपकी आय को कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जिन बच्चों का ये था कि भाई लड़कियों का क्वेश्चन था मेनली कि भाई हमारे 5 नंबर किधर काउंट होंगे, ससुराल वालों की तरफ से होंगे या कहाँ होंगे, तो वो आपका मैंने क्लियर कर दिया है। पीपीपी इनकी तरफ से अभी क्लियर है नहीं कि ये जो इनकम लेंगे वो किस वर्ष की लेंगे। लेनी 2022 और 23 कीजिए क्योंकि जिस टाइम पे फॉर्म भरे गए थे, लेकिन इनका कोई क्लियर नहीं है। तो इस चीज़ के लिए भाई ये जानते हैं। तो ये थी खबर भाई इसको लेकर के। तो जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं इसके लिए सब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल